हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ इतिहास का एक और चैप्टर लेकर आए हैं। ऑलरेडी हम कुछ चैप्टर्स जो थे वो डिस्कस कर चुके हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ उसके आंसर सॉल्यूशन हमने दिए हैं। आज का जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लास्ट जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो 1857 का विद्रोह था। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। ठीक है, तो इससे भी कई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके निकल कर आते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कुछ शॉर्ट्स और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेड भी रहे हैं और कई बार आप देखते भी हैं, और कोशिश करते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों के थ्रू आपको पूरा चैप्टर समझाया जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के ऊपर है। ऑब्वियसली बात है, तो गांधी जी की चर्चा ही होगी पूरे इस चैप्टर में, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की बातें होंगी। तो गांधी जी विदेश कब गए थे तथा भारत वे कब आए थे? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हम चर्चा करें तो गांधी जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने। ठीक है, देश को आज़ादी दिलवाने के लिए ये सारे रोल उन्होंने निभाए और बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए, जिससे कहीं ना कहीं आपके राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का इन्होंने एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाया। अब चर्चा करते हैं, गांधी जी ने अपनी जो शिक्षा थी वो साउथ अफ्रीका से ली थी। ठीक है, लॉ की डिग्री की थी, लॉयर थे, आप सभी को पता है। और 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी और पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ने पूरी तरीके से हमें कंट्रोल कर रखा था। ये देखते हुए गांधी जी ने अपनी मूवमेंट शुरू की, अपने आंदोलन शुरू किए। ठीक है, तो गांधी जी विदेश कब गए थे? तो 1893 में गांधी जी विदेश गए थे, साउथ अफ्रीका। और 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इनकी जर्नी, फिर इंडिया में इनके मूवमेंट शुरू होते हैं, आंदोलन शुरू होते हैं, उनकी चर्चा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर 3-4 मूवमेंट्स उन्होंने ऐसे किए, जैसे आपके चंपारण में, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, इसके अलावा आपके भारत छोड़ो आंदोलन। ये कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका कि अहमदाबाद और खेड़ा में कब और किस मुद्दे पर आंदोलन हुआ, या किस मुद्दे पर उन्होंने आंदोलन को छेड़ा या विवाद हुआ अंग्रेजों से उनका? तो अहमदाबाद या खेड़ा में 1900 आपके 18 में, ठीक है, 1918 में आपके अहमदाबाद में आपके क्या नाम है मूवमेंट एक छेड़ा। ठीक है, और ये जो मुद्दा इनका प्राइमरी जो एक मुद्दा था वो था आपका, वहाँ पर जो मील मजदूर थे, मील मजदूरों के बोनस को बढ़ाने के लिए व्यापारियों से या अंग्रेजी हुकूमत से आपके इन्होंने आग्रह किया। मील मजदूर चाहते थे 50% बोनस को बढ़ाना, परंतु सॉरी, आपके जो मजदूर थे वो 50% बोनस चाहते थे, और जो मील अधिकारी थे वो केवल 20% ही बोनस को इंक्रीज कर रहे थे। जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने मूवमेंट चलाया और आपके क्या नाम है भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसके परिणाम स्वरूप 35% बोनस देने की बात दोनों के बीच में हुई, व्यापारियों और गांधी जी के बीच में। अंततः मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। तो ये जो आपके अहमदाबाद खेड़ा में जो विद्रोह हुआ था वो मील कर्मचारियों को लेकर हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, रोल एक्ट क्या था? देखिए 1917 में आपके रोल एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, और रोल एक्ट था क्या? रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आपके अंग्रेजी अधिकारी द्वारा बनाया गया ये कानून था, और इस कानून में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बिना किसी क्राइम के आपके किसी को भी जब चाहे मन किया वो बंदी बना सकते थे, बिना किसी केस के, बिना किसी अदालत की मंजूरी के, या बिना किसी अरेस्ट वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे। तो रोल एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने भारतीय जनता के ऊपर एक तरीके से और विरोध करना शुरू कर दिया और अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो रोल एक्ट को हम इस नज़र से देखते हैं जिसमें बिना किसी क्राइम के अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में आपके
देखिए क्या था, रोल एक्ट लागू किया गया 1917 में, ठीक है। रोल एक्ट क्या था, रोल एक्ट के आपके देखा हमने बताया अभी आपको जस्ट कि कोई भी व्यक्ति को बिना किसी क्राइम के अरेस्ट कर लिया जाता था और 2 साल तक उसे जेल में बिना किसी क्राइम के डाल दिया जाता था। वो अंग्रेज़ों के ऊपर था। यदि अंग्रेज़ों को लग रहा है कि कोई विरोध चल रहा है उनके खिलाफ या कोई आंदोलनकारी एक तरीके से अंग्रेजी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो अंग्रेज तुरंत उन्हें उठाकर जेल में डाल देते थे। तो उसी के विरोध में आपके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्रोह शुरू हो गया अंग्रेजों के खिलाफ कि ऐसे कैसे कर सकते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये उसी का एक रोल माना गया कि वहां पर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में आपके रोल एक्ट के विरुद्ध आपके लोगों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, जिसके विपरीत आपके उस समय के जनरल डायर ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी जलियांवाला बाग की, और घेराबंदी करने के बाद अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें लगभग कई लोगों की मृत्यु हुई, परंतु सरकारी आंकड़ा कुछ और ही दर्शाया गया, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 में आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया, ठीक है, जनरल डायर के कहने पर। इसके अलावा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत फेमस आपकी यूनिवर्सिटी है, इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया। देखिए गांधी जी जब भारत आए 1915 में, तो गांधी जी के आगमन के बाद गांधी जी ने जो पहला समारोह अटेंड किया वो आपके हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया इन्होंने, ठीक है। तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन गांधी जी द्वारा 1916 में किया गया था। तो गांधी जी और जनता से पहली बार जनता गांधी जी से रूबरू हुई वो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय हुई थी, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 1916 में किसने किया, तो गांधी जी ने किया था। माउंटबेटन योजना क्या थी, तो दोस्तों माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का एक तरीके से उद्भव हुआ था। एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान, 2 राष्ट्रों को बांट दिया गया था इस योजना के द्वारा, और इसके जनक आपके लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी योजना की तिथि याद रखेंगे, 1 नंबर में आ सकता है, तो 3 जून 1947 में आपके माउंटबेटन योजना बनाई गई या लागू की गई। साइमन कमीशन कब बना, इसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो दोस्तों साइमन कमीशन 1927 में बना और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। तो साइमन कमीशन जो बनाया गया था इसका उद्देश्य था कि जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही है, रूल कर रही है, उसके कार्यों की जांच पड़ताल की जाए और सर्वे किया जाए कि ये जो हुकूमत यहाँ कराई जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, क्या ये सही है या गलत है। उस बेस पर आपके साइमन कमीशन को बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पाल बाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय लाल, ठीक है, पाल के नाम से बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और पाल के नाम से विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल कौन हो गए आपके, तिलक, ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ चलाया गया, तो गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट आंदोलन जो चलाया वो आपके साउथ अफ्रीका में चलाया था, रंग भेद को लेकर। साउथ अफ्रीका में जो काले गोरे को लेकर, आपके ब्लैक लोगों को लेकर जो आपके एक तरीके से मतभेद हम देखते थे, अनइक्वालिटी देखते थे, उसके बेस पर गांधी जी ने क्या करा था, गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया वो आपके साउथ अफ्रीका में चलाया था। तो इंडिया मत लिखिएगा, 1 नंबर में अगर आता है क्वेश्चन कि भारत में चलाया, तो भारत में नहीं चलाया गया था, साउथ अफ्रीका में सबसे पहले आंदोलन चलाया था ये, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है आपके जो हमने डिस्कस किए। अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जरूर आपको देखने चाहिए, और इनके आंसर और इनके नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है, साथ के साथ। सबसे पहला, सत्याग्रह आंदोलन या चंपारण किसान आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए गांधी जी का जो सबसे पहला मूवमेंट था वो आपका चंपारण ही था, ठीक है। 1917 में आपके गांधी जी ने चंपारण किसानों, जब
आपके, मैंने जैसे अभी आपको बताया जस्ट कि गांधी जी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो जैसे ही गांधी जी एंटर होते हैं इंडिया में, तो गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि जब उन्होंने गांधी जी ने अपने गुरु से परामर्श किया, तो उन्होंने कहा कि आप पहले पूरा भारत का भ्रमण कीजिए, पूरे भारत को देखिए किस तरीके की वहाँ यहाँ की सिचुएशन है, किस तरीके के लोग रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो गांधी जी ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया, उन्होंने लोगों को देखा, उन्होंने लोगों की दयनीय स्थिति को देखा, लोगों की समस्याओं को जाना और ये सारी चीज़ें। तो गांधी जी को जो सबसे मुख्य समस्या लगी वो लगी थी कि किसानों के ऊपर आपके अंग्रेजी अधिकारी जबरन क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं और जबरन उनसे नील की खेती का उत्पादन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के विरोध में अब क्या कहा अंग्रेजों ने, सॉरी गांधी जी ने इसी के विरोध में चंपारण किसान आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी भारत में 1917 में, जिसमें गांधी जी ने जो किसानों को जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी और उस खेती का प्रॉफिट भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था, मतलब कम कीमत पर उनसे खेती करवाई जा रही थी, उसके विरोध में क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपके ये फल निकला कि अंग्रेजों ने आपके पहले तो किसानों की इनकम को इंक्रीज किया, और अब किसान चाहे तो खेती करें नील की, अन्यथा ना चाहे तो नील की खेती ना भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नील की खेती के विरोध में, किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आपके गांधी जी ने चंपारण की शुरुआत करी थी। ठीक है, फिर इसी के साथ अगले कुछ 2-3 सालों बाद आपके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। जैसी आपके क्या नाम है, रोल एक्ट के विरोध में आपके विद्रोह हुआ, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद आपके गांधी जी ने आपके अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी 1920 में। तो यहाँ है कि असहयोग आंदोलन क्या था, तो उसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1920 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, तथा इसे वापस क्यों लिया गया उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो सभी को पता है गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसात्मक तत्वों से बहुत ज्यादा दूर रहते थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या है, सहयोग का मतलब होता है समर्थन करना सामने वाले व्यक्ति का। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति का सहयोग कर रहे हो, उसके द्वारा दी जाने वाली चीजें, उसके द्वारा की जाने वाली बातें, सबको आप सपोर्ट करते हो। बट असहयोग आंदोलन जो था, ये इसमें हम सामने वाले का सहयोग नहीं कर रहे, बल्कि बहिष्कार करेंगे सामने वाली वस्तु, सामने वाले की बातों का, सामने वाले से रिलेटेड जो भी चीज होगी उसका बहिष्कार करना है हमें। तो ऐसा ही आंदोलन छेड़ा गया गांधी जी ने 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ। जब अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1919 में आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, तो उसके विरोध में पूरे देश में एक तरीके से आक्रोश उत्पन्न हो गया, और इसी आक्रोश को देखते हुए गांधी जी ने इसे अपना हथियार बनाया और सभी को एकजुट कर आपके असहयोग आंदोलन पर असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दी। इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने बोला कि कोई भी सरकारी स्कूलों में नहीं जाएगा, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट किसकी थी भैया, अंग्रेज की थी। तो सरकारी कोई भी दफ्तरों में नहीं जाएगा, स्कूलों में नहीं जाएगा, कॉलेजों में नहीं जाएगा। इसके अलावा आप अदालतों में नहीं जाएंगे, वकीलों से कहा कि अदालतों में ना जाएं। कुछ लोगों से कहा गया कि भैया खादी यूज़ करें, अंग्रेजी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दें। ठीक है, तो अंग्रेजी मतलब जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सबका बहिष्कार करना है, हमें एक तरीके से बायकॉट करना है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ये दर्शाया गया कि हमें अंग्रेजों का असहयोग रूप से प्रदर्शन करना है, मतलब उनका सहयोग नहीं करना, उनको पूर्ण रूप से क्या करना है, दरकिनार कर देना है। तो ये गांधी जी का एक तरीके से आपका विचार रहा था असहयोग आंदोलन के द्वारा, कि यदि हम पूर्ण रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी क्या नाम है, स्कूलों का अंग्रेजी, आपके क्या नाम है, अस्पतालों का अंग्रेजी, आपके इन चीज़ों का जब हम बहिष्कार करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अंग्रेज कहीं ना कहीं थोड़े से नरम पड़ेंगे। ठीक है, परंतु हुआ क्या, हुआ ये इसके विपरीत कि आपके चोरा चोरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के जिले बोलो या गांव बोलो, चोरा चोरी, वहाँ पर आपके कुछ जो आंदोलनकारी थे इस तरीके से विद्रोह भड़क उठा वो, और उस विद्रोह ने एक भीषण रूप ले लिया और एक पूरे के पूरे थाने को क्या कर दी गया, आग लगा दी गई। और इस थाने में लगभग 22 से 23 कर्मचारी, 22 से 23 पुलिस वाले क्या हो गए, जलकर खाक हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जब गांधी जी को ये बात पता चली कि जो आंदोलन हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उस आंदोलन ने एक भीषण रूप ले लिया है और विद्रोह इतना बढ़ चुका है कि इससे
23 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, तो इसके पश्चात गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया और जो विद्रोही थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। तो 1924 में फिर गांधी जी अगेन आपके जेल से लौटे थे। ठीक है, तो आई होप सो असहयोग आंदोलन समझ आया होगा, जिसमें अंग्रेजी चीज़ों अंग्रेजों का बहिष्कार किया गया। इसकी शुरुआत 1920 में की गई। क्यों वापस लिया गया? क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था। ठीक है, और 1922 में इसे वापस ले लिया गया था, जिसके बाद गांधी जी को जेल हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च क्या था, इसे समझाइए। तो 1930 में शुरुआत हुई थी दोस्तों इसकी, नमक सत्याग्रह की। चर्चा करते हैं क्या है ये। ठीक है, तो अंग्रेजों ने आपके जो नमक एक प्राकृतिक वस्तु है, ठीक है, प्राकृतिक वस्तु है, नमक पर कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब सोचिए कोई प्राकृतिक वस्तु पर अगर टैक्स लगाएगा तो आप क्या जवाब देंगे उसका? ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ भाई साहब आपकी क्या नाम है, ये हवा है, हवा एक प्राकृतिक है। अगर हम कहें कि भैया आप जितनी सांस लोगे उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगेगा, तो ये तो भाई नॉनसेंस वाली बात हो गई, एक तरीके से गैर कानूनी तरीके से आप दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ, अंग्रेजों ने प्राकृतिक वस्तु जो थी नमक, नमक पर कर लगा दिया और इसके विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ करी और समुद्र के तट पर जाकर आपके एक मुट्ठी नमक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आपके विद्रोह छेड़ दिया कि आप क्यों इस तरीके का आप ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि नमक तो एक प्राकृतिक वस्तु है, इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि एक अनिवार्य वस्तु है। ठीक है, ये लेनी ही लेनी है। कई बार क्या होता है, कोई गरीब हो अमीर हो, सबको नमक की उतनी ही आवश्यकता है, परंतु अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने ये भी कार्य करके दिखाया और अंत में जब आंदोलन हुआ, गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर आपके इसको कानून को तोड़ा, तो इसके विपरीत अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने नमक के ऊपर से कर को हटा दिया और जितना चाहे नमक का प्रोडक्शन आपके अब भारतीय कर्मचारी या भारतीय लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिमिटेड कर दिया गया था। तो आई होप सो नमक सत्याग्रह आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, इसे आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा ब्रीफ में लिखने की, थोड़ा बुक्स में पढ़िएगा, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके क्या नाम है बोर्ड के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से आपको बताई जा सके। ठीक है, तो आई होप सो सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण जिसमें किसानों को नील की खेती के लिए आपके बोला गया था। ठीक है, जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी और उतना उन्हें प्रॉफिट भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह शुरू हुआ था, उसके विरोध में। ठीक है, जिसमें हमने अंग्रेजों की हर एक चीज़ का बहिष्कार करने का प्रण लिया। नमक सत्याग्रह, अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कानून बनाया और उस पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर आपके उसका कानून को तोड़ दिया। ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच हुए समझौते पर प्रकाश डालिए। देखिए, गांधी जी ने जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें ना गांधी जी ने और ना भारत ने शिरकत की। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर ये जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये सम्मेलन होते हैं, इसमें भारत की भूमिका बहुत अधिक है। ठीक है, क्योंकि भारत भले ही एक ब्रिटिश हुकूमत रहा हो, परंतु भारतीय राजनेता उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बरकरार करने में कायम थे। ठीक है, छवि छोड़ चुके थे। तो इसी के परिणाम स्वरूप इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है और इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने जो अभी मैंने आपको बताया 1930 में आपका दांडी मार्च किया था, नमक आंदोलन, तो इसी इरविन समझौते के अकॉर्डिंग आपके इरविन ने आपके क्या करा, पहले तो नमक के ऊपर से कर हटाया और पूर्ण रूप से प्रोडक्शन आपके लोगों के, भारतीय लोगों के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने भी आपके जो आंदोलन मूवमेंट चल रहे थे उस आंदोलन पर रोक लगा दी और जो बहिष्कार कर रहे थे अभी तक हम उनकी चीज़ों का, गांधी जी ने कहा कि हम भी आपकी चीज़ों का बहिष्कार नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से एक एग्रीमेंट हुआ दोनों ही पक्षों के बीच में, और ये पहला ऐसा एग्रीमेंट था जो दोनों रूप से समानता रूप से लागू किया गया। यहाँ से अंग्रेज भी हमारी बात मान रहे थे और यहाँ से आपके गांधी जी भी आपकी उनकी बात मानते हुए चले गए। ठीक है, तो इरविन समझौते कुछ ऐसी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि नमक से कर को हटाया गया, नमक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपके अधिकार दे दिया गया, और जो लोगों को रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आपके जेल में डाला जा रहा था वो रोल एक्ट हटा दिया गया। फिर गांधी जी ने भी आपके विद्रोह को रोक दिया, ठीक है, जो आंदोलन चल रहे थे, और आपके स्कूलों में
अदालतों में जाना प्रारंभ कर दिया और बहिष्कार करना बंद कर दिया। ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। तो 1942 में आपके मुंबई से प्रारंभ होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन माना गया जिसमें पूर्ण रूप से अंग्रेजों की नींव हिल गई और अंग्रेजों को भारत को आज़ाद करना पड़ा। क्या था वो थोड़ा एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1939 से लेकर 1945 के बीच में, उस समय ब्रिटेन ने भी आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शिरकत की। उसके पश्चात ब्रिटेन की स्थिति आप देखिए, भले ही ब्रिटेन युद्ध जीत गया हो, परंतु ब्रिटेन आर्थिक रूप से, जान और मान दोनों प्रकार की उसे इस युद्ध में हानि हुई थी और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और ब्रिटेन जो था, या फिर हम कहें जो ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर राज करे हुए थी, उनकी पकड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा ढीली हो गई थी। और लगातार एक तो हमारी तरफ से आंदोलन हो रहे हैं और उनके पास अब रिसोर्सेज भी नहीं बचे कि हमें कंट्रोल कर सकें, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इसका फ़ायदा उठाया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और इस भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम ये निकला कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी गई, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आपको सीक्वेंस वाइज भी लगा रखे हैं, जैसे चंपारण 1917 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है, नमक सत्याग्रह 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये कुछ आपके ईयर्स वाइज मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चंस भी सीक्वेंस वाइज लगाए हैं ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो इनको जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यदि आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको डाउट लग रहा है इस टॉपिक में जो हमने समझाए हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको डाउट दे रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए, हम उसके आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है दोस्तों।